देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में है ए फाइंड मूव इन ए प्लेन कर्व सो दैट इफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल। आपको शर्त दे रखी है कि पार्टिकल जो है वो प्लेन कर्व में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन दोनों इक्वल होने चाहिए। एक शर्त यह है हमारी। फिर वो हमसे कहता है एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला चैप्टर था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वाला, उसमें ये कहता था कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ आपसे कहीं नहीं कहा है कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपसे उसने कहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। टेंजेंट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि टेंजेंट जो रोटेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से रोटेट हो रहा है, और टेंजेंट का जो एंगल होता है वो साई से दिया जाता है। तो उसकी जब टेंजेंट की आप एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो वो होगी डी साई अपॉन डी टी, यानी कि डी साई अपॉन डी टी आपको कांस्टेंट दे रखा है। फाइंड द कर्व, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। इस समय हम इंट्रिंसिक इक्वेशन वाली फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो कर्व की इक्वेशन निकालने का मतलब है आप इक्वेशन जो दीजिएगा वो एस और साई में दीजिएगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे डी एस अपॉन डी साई की। अगर डी एस अपॉन डी साई मेरे पास होगा तो मैं उसका इंटीग्रेशन करके कर्व की इक्वेशन अपनी निकाल दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर आंसर में गिवन दैट, सबसे पहली शर्त लगा दीजिएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका बी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन बी स्क्वायर अपॉन रो हो जाता है। अब यहाँ से आपका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी वी अपॉन डी एस, रो इधर ले आइएगा, रो डी वी अपॉन डी एस, और इधर रह जाता है बी आपका, रो को आप तोड़ दीजिएगा डी एस अपॉन डी साई इंटू डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू बी। यहाँ डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी बी अपॉन बी इक्वल टू हो जाता है डी साई। अब आप इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो लॉग बी इक्वल टू साई प्लस लॉग डाल दीजिएगा कांस्टेंट C1। अब यहाँ b इक्वल टू आ चुका है C1 e टू दी पावर साई। अब b को तोड़ दीजिएगा ds अपॉन डी साई इक्वल टू C1 e टू दी पावर साई। इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी पहली कंडीशन आ चुकी है। अब दूसरी कंडीशन में उठाइएगा, गिवन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब आपको दे रखा है उसने कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो टेंजेंट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी कि डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा के। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ भी देखेगा dt है, यहाँ भी देखेगा dt है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये मिल जाता है आपको ds अपॉन डी साई मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा C1 अपॉन के e टू दी पावर साई। C1 अपॉन के कॉन्स्टेंट है, कुछ लेट कर लीजिएगा, लेट C1 अपॉन के इक्वल टू मान लीजिएगा a, तो यहाँ से ds इक्वल टू a e टू दी पावर c डी साई हो जाता है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो s इक्वल टू a e टू दी पावर साई और नया कांस्टेंट डाल दीजिएगा c। आप देखिएगा आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। इंट्रिंसिक इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। ये अब आपकी इक्वेशन है s इक्वल टू a टू दी पावर साई प्लस c, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ पाथ। इस तरह से आपकी पाथ की इक्वेशन जो है आपको प्राप्त हो जाती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर 6 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा क्या है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब ए प्लेन कर्व। पार्टिकल प्लेन कर्व में मोशन पे चल रहा है, पार्टिकल प्लेन कर्व में मोशन पे है। इफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट, दोनों एक्सीलरेशन के जो आपके कंपोनेंट हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला भी और नॉर्मल एक्सीलरेशन वाला भी, उनके बारे में कहा गया है कि वो दोनों कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, पूरी गति के दौरान। ये पूरे गति के दौरान दोनों हमारे कंपोनेंट जो है एक्सीलरेशन के वो कांस्टेंट है। प्रूव दैट the angle psi through which the direction of motion turns in time t is given by psi equal to a log 1 plus bt। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि एंगल साई जो है वो टाइम t में इतना रोटेट हो जाएगा
साई इज इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत है डी साई अपॉन डी टी की, क्योंकि साई की जो इंटीग्रेशन, साई की जो वैल्यू दे रखी है वो इन द टर्म्स ऑफ टी दे रखी है। अब आंसर में देखिएगा गिवन, सबसे पहले आप दी गई शर्त उठाइएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो भी आपका कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया आपका d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू c1 मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। अब आइएगा इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करिएगा, ये आपका ds अपॉन dt हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा c1t प्लस c1 c2 कांस्टेंट आ चुके हैं, नया कांस्टेंट डाल देता हूँ मैं c3। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है c1t प्लस c3, c1t प्लस c3 आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब दूसरी वाली इक्वेशन उठाइएगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिएगा बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू आपको चाहिए वो डी साई अपॉन डी टी की चाहिए, तो वेलोसिटी का फार्मूला तोड़ दीजिएगा डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और रो का फार्मूला तोड़ दीजिएगा डी एस अपॉन डी साई इजिकल टू कॉन्स्टेंट हो गया है C2, ये आपकी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है। अब यहाँ देखिएगा डी एस अपॉन डी साई है, यहाँ से हो जाता है आपका डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी साई अपॉन डी एस इजिकल टू C2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करते समय आपको डी साई अपॉन डी टी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ये डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, इसे मैं डी साई अपॉन डी टी कर देता हूँ, और डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ भी डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू C2 हो जाता है। एक डी एस अपॉन डी टी मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो चुकी है। अब मेरे पास बचता है डी एस अपॉन डी टी इंटू डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू C2। अब देखिएगा यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी है, उधर डी साई अपॉन डी टी है। अगर मैं डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ तो डी साई अपॉन डी टी मुझे मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लीजिएगा, यूज इक्वेशन 3, ये हो जाता है c1t प्लस c3 डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू C2। अब देख लीजिएगा यहाँ पर डी साई अपॉन डी टी मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इसका जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो थोड़ा कांस्टेंट में एडजस्ट करूंगा, और मेरा आंसर जो है मुझे मिल जाना चाहिए। अब इसके इंटीग्रेशन की तैयारी करिएगा, डी साई इक्वल टू C2 अपॉन C1t प्लस C3 और dt। जब यहाँ पे आप यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साई इक्वल टू C2 अपॉन C1 आ जाएगा, लॉग C1t प्लस C3 बेस e प्लस कांस्टेंट डाल दीजिएगा लॉग C4 बेस e। अब साइज इक्वल टू हो जाता है C2 अपॉन C1 लॉग C1t प्लस C3 बेस e। यहाँ से लॉग हटा देते हैं, नहीं आंसर तो साई में चाहिए, तो लॉग C4 ऐसे ही पड़ा रहने दीजिएगा। इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा R4। अब एक C4 की वैल्यू वहाँ निकालने चल रहे हैं, क्योंकि एक बार आंसर पर निगाह डाल दीजिएगा, आंसर किस रूप में है, साइज इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी का रूप है। अब हम ये लेते हैं लेट एट टी इक्वल टू 0 साइज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम अपने आप डाल करके चल रहे हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि टी टाइम में जो एंगल साई है वो कितना रोटेट हो जाता है। अगर सपोज कर लीजिए साई की वैल्यू में 30 डिग्री लेकर के चलता हूँ, तो टी टाइम के बाद मान लो वो 90 हो जाता है, तो मेरा एंगल ऑफ रोटेशन 90 माइनस 60 यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर मैं टी इक्वल टू 0 पर साइज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग का जो मेरा एंगल है वो साइज इक्वल टू 0 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर वो 60 डिग्री टी टाइम में घूम जाता है तो मेरा आंसर सीधे सीधे 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 0 को हमें माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से टी इक्वल टू 0 पर साइज इक्वल टू 0 माना गया है। एट टी इक्वल टू 0 पर लेंगे साइज इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू हो जाता है C2 अपॉन C1 हो जाएगा लॉग C3 बेस ए प्लस लॉग C4 बेस ए। तो यहाँ से लॉग C4 बेस ए इक्वल टू माइनस C2 अपॉन C1 लॉग C3 बेस ए। पुट इन इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 में डाल दीजिएगा।
तो साइज इक्वल टू C2 अपॉन C1 हो जाता है log AC C1t प्लस C3 और माइनस बन चुका है C2 अपॉन C1 log C3 बेस E। साइज इक्वल टू C2 अपॉन C1 कॉमन ले लीजिएगा log बेस E। अब यहाँ जाता है C1t प्लस C3 अपॉन C3। अब साइज इक्वल टू C2 अपॉन C1 log बेस E, ये हो जाता है C1 अपॉन C3t और प्लस 1। अब ये जो आपका आंसर है इसकी मैचिंग कर लीजिएगा, यहाँ से मिलाने जा रहे हैं, यहाँ लेट कर लीजिएगा। C2 अपॉन C1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट A ले लीजिएगा और C1 अपॉन C3 इजिकल टू B ले लीजिएगा, तो आपका आंसर तैयार हो जाता है साइज इक्वल टू log बेस E dt प्लस 1। अब इस तरह से जो आपका रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 पर आप कट लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार सवाल है ये। एग्जाम्पल नंबर 7 आप होमवर्क में डालेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 को आप कट कर देंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलता हूँ। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 है, A curve is described by a particle moving a constant acceleration in a direction inclined at constant angle to the tangent. Show that the curve is an equiangular spiral. अब हमें शर्त दे रखी है कि एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से कर्व में गतिमान है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द टेंजेंट। और दूसरी शर्त है कि वो टेंजेंट के साथ कांस्टेंट एंगल बनाता है। अब आप ऐसे मान लीजिएगा ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट s, साई हो गए। इधर आप टेंजेंट ले लेते हैं, ये एंगल आपका साई हो जाता है। ये एक्सेलरेशन मान लीजिएगा स्मॉल f है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है और बनने वाला एंगल है अल्फा। जब आप कंपोनेंट लेने जाएंगे तो इधर f cos अल्फा हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका f sin अल्फा। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा और ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं लेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन f is inclined at constant angle alpha with the tangent। हमने ये मान लिया है कि हमारा जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो स्मॉल f है, उसकी वैल्यू है और वो टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब यहाँ से देख लीजिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है यहाँ से f cos अल्फा, इसे ले लेते हैं b dv अपॉन ds f cos अल्फा, इंटीग्रेशन करने वाले हैं b dv इक्वल टू f cos अल्फा ds। इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का 2 और आएगा, यहाँ 2 डाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग v स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2f cos अल्फा इंटू s और प्लस कॉन्स्टेंट c1। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। इस समय कर्व की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। कर्व की इक्वेशन में मुझे एस और साई की इंट्रिंसिक इक्वेशन चाहिए, तो मुझे जरूरत पड़ेगी रो की। अभी तो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ चुका है, मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन लेने जा रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिएगा चूंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ साइन अल्फा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू हो जाता है एफ साइन अल्फा। और v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पड़ी है, आप आ जाइएगा बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से आप v स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है 2f cos अल्फा प्लस c1 और रो की वैल्यू ds अपॉन डी साई हो जाती है और इधर हो जाता है आपका f साइन अल्फा। अब यहाँ देखिएगा 2f cos अल्फा के साथ इनटू में s और छूट गया है मेरा 2fs cos अल्फा। अब देखिएगा ds को उधर ले जाइएगा, ds वाली क्वांटिटी को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये ds के अपॉन में हो जाता है 2fs cos अल्फा प्लस c1 और इधर हो जाता है ये वैल्यू उधर चली जाती है
और यहाँ हो जाता है इनटू में कांस्टेंट भी इधर आ जाएगा एफ साइन अल्फा। ये डी एस इधर आ गया है और ये वाली क्वांटिटी इधर चली गई है और इधर बन जाता है आपका डी साई। ये आपका डी साई बना है। जब आप अगला इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इक्वेशन आपकी आने वाली है। अब यहाँ देखिएगा डी एस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2f(s) cos अल्फा है, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log आएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2f cos अल्फा। या आप ऐसे करिएगा ds अपॉन 2f(s) cos अल्फा प्लस c1 इधर डी साई अपॉन f साइन अल्फा हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आने वाला है उसके मल्टीप्लाई पहले करके रहिएगा जिससे कि वो आए ना। तो हम डाल देते हैं मल्टीप्लाई विद 2f cos अल्फा। ये मेरा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बनने वाला है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है 2f cos अल्फा ds अपॉन 2f(s) cos अल्फा प्लस c1। यहाँ f कट जाएगा तो ये हो जाता है 2 cot अल्फा और डी साइन। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है log 2f(s) cos अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 2 sin cot अल्फा प्लस log c2। अब यहाँ से आप c2 हटा दीजिएगा तो ये हो जाता है 2 cos f अल्फा c1 इज इक्वल टू c2 e टू दी पावर 2 sin cot अल्फा। देखिएगा ये वैल्यू आ चुकी है which is equation of path। और इस तरह से आपको पाथ की इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 10 जो है 60% तो एग्जाम्पल नंबर 9 ही है। एग्जाम्पल नंबर 9 हम एक दोबारा से करेंगे। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो यानी कि पार्टिकल का प्रारंभिक वेग u है। इज एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्मॉल है in the plane of motion inclined at a constant angle alpha with the direction of motion। अब हमसे ये कहा गया है कि जो पार्टिकल है जिसे आप प्रारंभिक वेग u से फेंक रहे हैं वो ऐसे बल के अंतर्गत गतिमान है जिस बल का त्वरण स्मॉल f एक कांस्टेंट है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि टेंजेंट के साथ एक कांस्टेंट एंगल अल्फा बनाता है। जो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने लेट करा था वो इस वाले एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि जो आपका पार्टिकल है वो एक ऐसे बल के अंतर्गत गतिमान है जिसका त्वरण स्मॉल f है और वह डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ऑब्टेन द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कर्व डिस्क्राइब। पार्टिकल जो कर्व बना रहा है उसकी इंटीग्रल इक्वेशन बताइएगा एंड शो दैट द पार्टिकल विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रोजेक्शन एट टाइम दिस। और ये सिद्ध करके दिखाइएगा कि इतने समय के बाद, ये सिद्ध करके दिखाइएगा कि इतने समय के बाद पार्टिकल फेंके जाने की दिशा के विपरीत दिशा में गति कर रहा होगा। यानी कि आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम में पार्टिकल फेंके जाने वाली दिशा के विपरीत दिशा में गति कर रहा होगा। अब पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया है लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि हम किधर फेंक रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पार्टिकल को किसी भी तरफ फेंक सकते हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए पार्टिकल को x एक्सिस की डायरेक्शन में फेंक देता हूँ। अब आंसर में देख लीजिएगा, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिएगा आपका कर्व है, ये पार्टिकल देखिएगा u वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया है इसे, ओरिजिन पर मैं हूँ और मैं इसे x एक्सिस पे लॉन्ग u वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ। ये समय मेरा पॉइंट 3 है, s कोमा साई हो जाता है यहाँ पर और ये मेरा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का बनने वाला एंगल साई हो गया, ये मेरा एक्सीलरेशन स्मॉल f हो गया, टेंजेंट के साथ बनने वाला एंगल अल्फा हो गया, ये मेरा कंपोनेंट हो जाएगा f cos अल्फा
और ये मेरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन अल्फा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 9 सेम ही हो गए, बस फर्क ये आ गया है यहाँ पर जो मैं फेंक रहा हूँ पार्टिकल को ओरिजिन से फेंक रहा हूँ और एक्स एक्सिस की इनिशियल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ। ये हमें गिवन नहीं है, ये हम लैग करने वाले खुद हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर कंडीशन में चलते हैं, ये लेने चलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा वी डी बी अपॉन डी एस इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। ये हो जाएगा 2b db इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डाल दिया 2 cos अल्फा ds। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f cos अल्फा प्लस c1, इक्वेशन नंबर 1। अब c1 निकालने जा रहे हैं, ऊपर आ जाइएगा इनिशियली एट ओपन s इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू u हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस c1 इक्वल टू आ जाता है आपका u स्क्वायर बाई इक्वेशन 1। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2f s cos अल्फा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ चुकी है। यहाँ पर देखिएगा आपको वेलोसिटी मिल चुकी है। अब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तैयारी में करने जा रहा हूँ, क्योंकि रो मेरा अगर आ जाएगा तो मेरी इंटीग्रल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन करके प्राप्त हो जाएगी। अब ये v स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है, चूंकि नॉर्मल एसिलेशन इक्वल टू है आपका f साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू f साइन अल्फा। v स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिएगा, यूज इक्वेशन 2, ये हो जाता है u स्क्वायर प्लस 2fs cos अल्फा और अपॉन आ जाता है डी एस अपॉन डी साई और f साइन अल्फा। देख लीजिएगा बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 ही चल रहा है, एक एक लाइन। बस c1 की जो है वैल्यू आकर के u स्क्वायर हो गई है, ds एक तरफ ले जाइएगा, डी एस अपॉन ये हो जाता है 2f cos अल्फा प्लस u स्क्वायर और यहाँ डी साई के अपॉन में हो जाता है एफ साइन अल्फा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म आपको मल्टीप्लाई में मिलेगी उस कांस्टेंट टर्म को आप पहले डाल दीजिएगा। देखिएगा इसके साथ 2 है, f है और cos अल्फा है, तो यहाँ पर 2f तो ये पड़ा हुआ है तो f तो कट ही जाएगा। ये हो जाता है 2f cos अल्फा ds अपॉन 2f cos अल्फा प्लस u स्क्वायर इक्वल टू f कट जाता है, तो यहाँ हो जाता है 2 cot अल्फा d साइड। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाता है log 2f cos अल्फा प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2 साई cot अल्फा प्लस कांस्टेंट डाल देते हैं log c2, log हटा देते हैं तो ये हो जाता है 2f cos अल्फा प्लस u स्क्वायर इक्वल टू c2 e टू दी पावर 2 साई cot अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा मैं कांस्टेंट c2 निकालने चलता हूँ। एक तो मुझे s चाहिए और मुझे साई चाहिए, मैं ओरिजिन पर हूँ तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं। इनिशियली एट ओ पर जाइएगा, s इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0, s 0 हो जाता है, यहाँ साई 0 हो जाता है, e की पावर 0 1 हो जाएगा। देन c2 इक्वल टू आपका u स्क्वायर मिल जाता है बाई इक्वेशन 3। ये आपका आंसर बन जाता है 2f cos अल्फा प्लस u स्क्वायर हो जाता है और इधर भी आपका u स्क्वायर e टू दी पावर 2 साई cot अल्फा। देखिएगा ये आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर इस समय आ रही है एग्जाम्पल नंबर 10 में, वही इक्वेशन आपकी एग्जाम्पल नंबर 9 में भी आई थी। बस c1 और c2 दोनों की जगह u स्क्वायर पड़ा हुआ है, बाकी यहाँ तक क्वेश्चन में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। ये हो जाता है which is intrinsic इक्वेशन ऑफ कर्व। ये इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब देखिएगा यहाँ से अब मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने वाला हूँ। अब मैं निकालने जा रहा हूँ टाइम, ठीक है। अब जो मेरे से पूछा गया था वो टाइम में यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ। अब टाइम देख लीजिएगा मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा। अब मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर डी साई अपॉन डी टी। क्या लेने जा रहा हूँ मैं?
डी साई अपॉन डी टी, उसके लिए मैं नॉर्मल एसिलेशन का यूज करूंगा। नॉर्मल एसिलेशन मेरा ये पड़ा हुआ है वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। एक तो मैं इसका यूज करूंगा और यहाँ मैं बी डालूंगा, एक बी की वैल्यू मैं रख दूंगा और एक बी को डी एस अपॉन डी टी में तोड़ूंगा और यहाँ डी रो को डी एस अपॉन डी साई में तोड़ूंगा तो एक डी साई से डी साई कैंसिल हो जाएगा और मेरी दो वैल्यू बच जाएंगे, एक डी साई बच जाएगा और एक डी टी बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा, पहले इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 डालता हूँ। अब मैं v की वैल्यू थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 से आ जाइएगा और इक्वेशन नंबर 2 से आ जाइएगा, बाय इक्वेशन 2 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 4 की एलएचएस देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 की आरएचएस देखिएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वल में डाल दीजिएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है आपको यू स्क्वायर e टू दी पावर 2 साई कॉट एल्फा। यहाँ से अंडर रूट ले लीजिएगा तो b इक्वल टू हो जाता है u e टू दी पावर साई कॉट एल्फा। इक्वेशन नंबर आ जाती है 5। अब चूंकि नॉर्मल एसिलेशन दोबारा उठाइएगा वहाँ से, ये f साइन एल्फा था तो ये b स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू आपका f साइन एल्फा है। एक b अलग रख लीजिएगा, एक b को तोड़ दीजिएगा ds अपॉन dt और यहाँ ds को तोड़ दीजिएगा ds अपॉन डी साई इक्वल टू f साइन एल्फा। अब यहाँ से v ds तो कट जाता है तो ये आ जाता है v ds अपॉन dt इक्वल टू f साइन एल्फा। अब यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू डाल दीजिएगा बाय इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से u e टू दी पावर साई कॉट एल्फा डी साई इज इक्वल टू इधर हो जाता है f साइन एल्फा इंटू डी टी। एफ साइन एल्फा उधर चला जाता है, v की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इंटीग्रेशन की तैयारी में हूँ, मुझे टाइम चाहिए यहाँ पर। यहाँ से dt इक्वल टू मिल जाएगा मुझे u e टू दी पावर साई कॉट एल्फा अपॉन f साइन एल्फा और यहाँ d साइन। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर मुझे टाइम मिलेगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कौन सा टाइम पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि प्रूव करिएगा कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल फेंके जाने वाली दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा होगा। कौन सी दिशा में चल रहा होगा? विपरीत दिशा में चल रहा होगा। अब यहाँ देखिएगा जो पार्टिकल को हमने फेंका है वो एक्स एक्सिस में फेंका है, तो एक्स एक्सिस में फेंकते समय आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के होंगे तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जब पार्टिकल को आप एक्स एक्सिस में फेंक रहे होंगे तो उस समय जो आपकी साई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो 0 के अपोजिट एंगल बैठेगा पाई। इधर 0 डायरेक्शन हो गई और अपोजिट डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो दोनों के बीच का एंगल पाई हो जाएगा। तो इनिशियल लिमिट आपको 0 लेनी है और फाइनल लिमिट आपको पाई लेनी है, तो आपको विपरीत दिशा का टाइम जो है वो पता चल जाएगा। अब ऐसे ले लेते हैं द रिक्वायर्ड टाइम। द रिक्वायर्ड टाइम t इक्वल टू यह हो जाता है u अपॉन f साइन एल्फा e टू दी पावर साई कॉट एल्फा। इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट डाल दीजिएगा 0 से पाई और d साइन। तो t इक्वल टू u अपॉन f साइन एल्फा हो जाएगा e टू दी पावर साई कॉट एल्फा अपॉन नीचे आ जाएगा कॉट एल्फा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। कॉट एल्फा है, कॉस को कॉस अपॉन साइन तोड़ेंगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u अपॉन f कॉस एल्फा रह जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा e टू दी पावर पाई कॉट एल्फा -1। इस तरह से आपका वो टाइम प्राप्त हो जाता है जितने टाइम में जो पार्टिकल है वो अपने फेंके जाने वाली दिशा के विपरीत दिशा में जो है गति कर रहा था। आज तक आप एग्जाम के नंबर 10 तक ही यहाँ तक आ जाइएगा। अब कल हम चैप्टर जो है ये खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है, और नया चैप्टर भी जो है पॉसिबिलिटी कल शुरू हो जाएगा।